नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल एटीट्यूड क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 3 फरवरी में केमिस्ट्री में तहलका मचाने के लिए ऑब्जेक्टिव का एक प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हो सके तो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कांच, डी साधारण नमक। आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था कि जिन्हें काटने पर खुरदरे रूप में कटे, सतह के रूप में कटे, उन्हें अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पे कांच को काटने पर खुरदरे रूप में कटते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांच, क्योंकि यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल है, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। ए वास्तविक ठोस, बी झूठा ठोस, सी पॉलीक्रिस्टलीय ठोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि झूठा ठोस को ही अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है और एक और नाम था इसका काल्पनिक ठोस। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, झूठा ठोस। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, ऑप्शन बी वे विषमदैशिक होते हैं, ऑप्शन सी वे दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होते हैं, ऑप्शन डी वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं। तो इसका सही हो जाएगा वे दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ए विभिन्न दिशाओं में समान गुण, बी स्वस्पर्श द्रव्यमान, सी निश्चित ज्यामितीय आकार, डी उच्च अंतराण्विक बल। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। पांचवा क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है और आप लोग जानते हैं कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। 14 जो होती है वो ब्रेवे जालक की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। छठा सवाल है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो इसकी संरचना जो होती है फलक केंद्रित होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। सातवां सवाल है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की संख्या होती है। तो इसकी संख्या जो होती है 8, ऑप्शन बी नंबर सही। अब क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ होती है तो होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां सवाल है, किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देती है, उसे कहते हैं। स्कॉटी डिफेक्ट होगा, यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक लिखना चाहिए, स्टिकी लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन एक अवरोधक है। अर्थात यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है कि निम्न में से कौन कुचालक है। तो कुचालक यहाँ पे हीरा है, क्योंकि इससे अब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हीरा का यहाँ पे अंग्रेजी दिया हुआ है डायमंड, क्योंकि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट इनसे कुछ मात्रा में धारा प्रवाहित होती है और ये जो डायमंड है अर्थात हीरा जो है इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रेफाइट का संरचना क्या होता है। तो ग्रेफाइट का जो संरचना होता है हेक्सागोनल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो इसमें अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या 2 होती है, क्योंकि कोनों पे 4 होते हैं, इसलिए 1/4 गुना 4 करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, इसका 1 निकलेगा और प्लस 1 जो बीच में होता है, इन दोनों को जोड़ने पे 1 1 2 आ जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर 2 राइट। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो इसका आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो गया है। अगला सवाल है, मोलरता को के व्यक्त किया जाता है। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है, जबकि मोललता की बात करें तो मोल प्रति केजी होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस 0.1 m बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर जो हिमांक न्यूनतम होगा वो पोटेशियम सल्फेट का होगा, क्योंकि जो ज़्यादा आयनों में टूटता है, क्योंकि ये टूटेगा K2SO4 यानी K पर 2 प्लस और SO4 पर 2 माइनस, ज़्यादा आयनों में टूटेगा। जबकि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एक Na पर प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और यूरिया और ग्लूकोज टूटने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। अगला सवाल है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो वायुमंडलीय दाब होता है का क्वथनांक होता है वो उसके चार्ज के समानुपाती, यानी जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा उसका क्वथनांक उच्च होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 0.1 m BaCl2 Ba पर 2+ और Cl पर 2- होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। तो इस यही में ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है घुल्य के मोल प्रभाज यानी घुल्य के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है? जबकि आप लोगों को पता है कि अनुषंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा प्रासरणी दाब होता है। जबकि यहाँ पे प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है किसी से मेल नहीं खाता है। अच्छा, यहाँ पे जो पूछा गया कि अनुषंग गुणधर्म कौन नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नहीं है अनुषंग गुणधर्म, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ अगला सवाल है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक यहाँ पे ग्रेफाइट होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में यहाँ पे चांदी रहता तो चांदी लगाते टिक, लेकिन यहाँ पे चांदी नहीं है तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट से आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट सही आंसर होगा। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि विद्युत शोधन यानी किसी के शुद्धिकरण में भी विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है और विद्युत लेपन यानी किसी पर परत चढ़ाने में भी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत अपघट्ट क्या उदाहरण है, यानी विद्युत अपघट्ट के रूप में किसे लिया जाता है? तो यहाँ पे जो सोडियम एसीटेट है उसे विद्युत अपघट्ट के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी किससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती? तो जो द्रवित NaCl है इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रवित NaCl। हालांकि यहाँ पे ए और बी दोनों सेम आंसर हो गया है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए ही रखिए। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है? तो सबसे प्रबल अपचायक वही होता है जिसका आकार बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे आकार बड़ा किसका होगा? HI का, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी का पता नहीं, यहाँ पे आई है, तो HI ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। क्योंकि अगर जिंक रहता तो जिंक भी हो जाता, लेकिन जिंक नहीं, एल्यूमिनियम है, यानी एल्यूमिनियम का लेप चढ़ा के हम किसी को जंग लगने से बचा सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर मुक्त होता है यानी कैथोड ऋण आयन पर कौन मुक्त होगा यहाँ पे? तो धनायन वाला पार्ट मुक्त होगा। तो धनायन वाला पार्ट यहाँ पे कौन सा है? सोडियम। तो सोडियम ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल। चलिए अगला सवाल है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो जो द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, क्योंकि मैंने आपको बताया था E1/E2 कुछ इसी तरह का कंसेप्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक यानी द्रव स्नेही, यानी एक दूसरे के साथ साथ रहने वाला चिपचिपा, यहाँ पे गोंद होगा, क्योंकि सब गोंद जो है द्रव स्नेही कोलाइड है, यानी लायोफिलिक कोलाइड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा गोंद सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, यानी कौन सी जो अभिक्रिया यहाँ पे सतह पे काम करने वाली अभिक्रिया नहीं है? तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर 2 सतही अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया आंतरिक पार्ट में होती है, जबकि जंग लगना सतह पर, ठोसों का मिलना सतह पे और समांगी उत्प्रेरण सतह पे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो यहाँ पे वायु जो है कोई कोलाइड नहीं है, क्योंकि वायु सिर्फ यहाँ पे अकेला है, वायु किसी में मिला हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तो किसके द्वारा बढ़ता है? तापमान को घटाने से बढ़ता है, यानी तापमान को घटाकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिरक्षी सॉल होते हैं। तो प्रतिरक्षी सॉल जो होते हैं वो विलायक स्नेही होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा विलायक स्नेही सही है। तो ऑप्शन ए विलायक स्नेही प्रतिरक्षी सॉल होते हैं सही। अगला सवाल है, जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। तो जल में जो कोलाइडी कण होते हैं साबुन के वो ऋणावेशित होते हैं, यहाँ पे कोलाइडी कारण लिखा गया है, थोड़ा कण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कोरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है? तो कोरा जो है द्रव में गैस का विलयन का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ जलवाष्प में हवा मिला हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है थायमिन है, तो थायमिन जो होता है 3 मेथिल यूरेसिल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3 मेथिल यूरेसिल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और सवालों का सिलसिला बरकरार रखते हैं। अगला सवाल है एंजाइम जो मोनोसेकेराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है, तो जाइमेज जो रहता है वो मोनोसेकेराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल। अगला सवाल है विटामिन सी है, तो विटामिन सी यानी पूछना चाह रहा है यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा पूछने का यहाँ पे तरीका डिफरेंट है। अगला सवाल है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, तो आपको मालूम होगा कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई होता है। जैसे चीनी, ग्लूकोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल है लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो लैक्टिक अम्ल में जो कायरल कार्बन की संख्या होती है वो 1 होती है, और जबकि आपको अगर क्वेश्चन दिया रहा है कि हीरे में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है तो वहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ लैक्टिक अम्ल में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एक राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या होती है, तो स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई जो होती है वो ग्लूकोज होती है। देखते हैं 40वां सवाल। इसमें पूछ रहा है कि ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन की परमाणुओं की संख्या है, तो यहाँ पे कायरल होना चाहिए, आयरल लिखा गया है, तो इसमें जो आंसर होगा इसमें 4 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 41वां नंबर सवाल है नाइलॉन 66 है, तो नाइलॉन 66 एक पॉलीएमाइड है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दिया था याद करने के लिए, आप लोग लिस्ट से मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पॉलीएमाइड। अगला सवाल है निम्न में से एक संघनन बहुलक है, तो संघनन बहुलक यहाँ पे डेक्रोन है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे संघनन बहुलक डेक्रोन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 43वां प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर आप लोगों को मालूम होगा, ये जाना पहचाना प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा सवाल है, बहुत बार इसे दोहराया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रीन होगा, यानी आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है सलोल प्रयुक्त होता है, यानी सलोल किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो मालूम होगा कि सलोल जो होता है वो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, यानी ये रोगाणुरोधक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, रोगाणुरोधक। सवाल नंबर 45 इनमें से किसके द्वारा आँख के लेंस का उत्पादन किया जाता है, तो आँख के लेंस का जो उत्पादन किया जाता है पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट से किया जाता है, तो यहाँ पर PMMA हो जाएगा, क्योंकि PMMA का फुल फॉर्म होता है पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो बुखार को जो कम करता है वो एंटीपायरेटिक कम करता है, तो एंटीपायरेटिक यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी एंटीपायरेटिक यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 47 पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एस्पिरिन है एक, तो एस्पिरिन जो बुखार में शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसे कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर ज्वरनाशक लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी ज्वरनाशक यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि एस्पिरिन एक ज्वरनाशक के रूप में कार्य करता है। सवाल नंबर 49 आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गनेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गनेरिया के ही उपचार में आर्सेनिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। अगला और अंतिम सवाल है डेटोल में है, यानी डेटोल में क्या पाया जाता है, तो डेटोल में पाया जाता है क्लोरोजाइलिनियोल और टर्पिनियोल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि क्लोरोजाइलिनियोल और टर्पिनोल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया है। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए केमिस्ट्री के 50 सवालों का एक सेट प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा दिया है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर इस प्रैक्टिस में सॉल्व किया है, जिससे हमको प्रेरणा मिलेगी, और परिस्थितियाँ कितने भी विषम हो, कल जो एग्ज़ाम होगा आपका 3 फरवरी को उसमें आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि
आसमानों की भी जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आशियाना बसाने की। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो वो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के सोल्व पेपर आप लोगों को इसी चैनल पर हम उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम को अपना कंप्लीट कीजिए। उम्मीद ही नहीं, हमको विश्वास है कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट।